हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 23 अप्रैल 2021 और स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में। आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द आर्टिकल्स आज जुडिशरी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेकर्ड लिगेसी की बात करता है। चेकर्ड मतलब होता है विचित्र, बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करना। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर जजेस प्रोटेम के बारे में है, जिसके अंदर आर्टिकल 224A की बात की जा रही है। यहाँ पर एक है ग्रीन एंड रॉ, जो कि ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस की बात करता है। तो इन तीनों आर्टिकल्स को हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि एजुकेशन को डिजिटलाइज करने के लिए कुछ नए वेज बता रहा है। इनका कहना है कि दूरदर्शन या फिर ऑल इंडिया रेडियो ये एक बहुत बेहतर चैनल है जिसके अंदर हम लोग इस एजुकेशन को और अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, डिजिटलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला आर्टिकल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेकर्ड लिगेसी से रिलेटेड। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस सब्जेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हो। बेसिकली इंडिया में हमें पता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि यहाँ के जो भी चीफ जस्टिस हैं वो चीफ जस्टिस हमारे इस जुडिशरी और इस एग्जीक्यूटिव के बीच में एक ब्रिज बन जाए और दोनों एक साथ काम करने लगे और इसका रिजल्ट ये आए कि जो इनका इंडिपेंडेंस नेचर है वो सही तरीके से ना काम करे, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इस आर्टिकल में प्रशांत भूषण, जो कि इसके राइटर हैं, वो यही बताना चाहते हैं कि हाल फिलहाल में जो भी 3-4 सालों में चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनमें एक विचित्र लिगेसी देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ पर लिगेसी की बात इसलिए हो रही है जहाँ पर जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी लिगेसी की बात ये करना चाहते हैं। इस आर्टिकल के अंदर हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रोल की बात करेंगे। 3 अलग अलग पैरामीटर्स पर हम इन रोल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला हमें पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम लोग मास्टर ऑफ द रोस्टर कहते हैं। मतलब कि कौन जज किस केस को देखेंगे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं, मतलब जजेस को अपॉइंट करते हैं। और तीसरा, इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होते हैं कि अगर किसी जजेस ने कुछ गलत किया है तो वो उसको सुधारें, उसको पनिश करें। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर जब चेकर्ड लिगेसी की बात कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों में जितना भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर में चीफ जस्टिस आए हैं वो जस्टिस को एक इंडिपेंडेंट वे में प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जिसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकें कि जस्टिस की क्वालिटी दिन पर दिन डिटेरियोरेट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने बोला कि जब आर्टिकल 370 के अंदर या फिर आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया जा रहा था, जिसमें हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज कर रहे थे डिफरेंट यूटीज़ में, तो इसके अगेंस्ट में हंड्रेड्स ऑफ पिटीशंस फाइल किए गए थे। लेकिन सभी पिटीशन एक सुर में अनहर्ड थे, मतलब किसी पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। दूसरा, इन्होंने बताया कि देखो, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स या फिर इलेक्टोरल फंडिंग की बात आती थी तो वहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे, वहाँ पर भी कोई स्टेप्स नहीं लिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रोहिंग्या मुस्लिम का एग्जाम्पल देते हैं कि उनके प्रोटेक्शन के लिए या फिर उनके स्टेटस के लिए बहुत सारे पिटीशंस दायर किए गए कि उनको कैसे डिटेंशन दिया जा रहा है या फिर कैसे डिपोर्ट किया जा रहा है, उसके बेसिस पर भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। लास्ट ईयर हमने माइग्रेंट लेबर एक्सोडस देखा था। यहाँ पर जो दूसरे बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ लोग बिल्कुल पैदल चल रहे थे, 100 किलोमीटर या फिर इवन मोर देन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर वो पैदल चल रहे थे। उस टाइम पर भी जस्टिस उनके साथ नहीं था। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स इन्होंने कोट किए जिसके बेसिस पर इनका ये मानना है कि जस्टिस दिन पर दिन डिटेरियोरेट हो रहा है और वो हमेशा इस बारे में फोकस करता है कि हम एग्जीक्यूटिव के साथ रहें, हम इंडिपेंडेंट होकर बात ना करें। यहाँ पर अगर हम लोग एनालिसिस करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वो अलग अलग इस 3 फंक्शंस में कैसे काम करती है। लेट्स से कि हमने बताया कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक रोल है। इसमें बहुत सारे मैटर्स जो थे जिस पे उनको प्रिसाइड करना चाहिए था, बहुत सारे पुअर या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग थे जिनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खो रही थी। लेकिन उस टाइम पर कहीं पर भी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और इनफैक्ट जब भी ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स के रिलीफ की बात कोर्ट के सामने उठाई गई तो उनका कहना था कि भाई गवर्नमेंट के पास खुद का विजडम है और वो रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनके इस प्रोसेस को सप्लांट नहीं कर सकते, मतलब हम इंटरफेयर नहीं कर सकते उनके काम में।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दूसरा मेजर रोल आता है वो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। जुडिशियल अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोलेजियम भी बनाते हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट करते हैं। बट एज सच कोई भी अपॉइंटमेंट इधर बीच देखने को नहीं मिला है। ये भी हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जब हमारे कंट्री में नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ तीसरा मेजर रोल जो आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल से रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में अगर किसी भी जजेस के अगेंस्ट कोई सीरियस कंप्लेन आता है तो उसको भी सीजीआई ही देखते हैं, एड्रेस करते हैं। यहाँ पर राइटर ने 2 इंपॉर्टेंट केसेस का जिक्र किया है। सबसे पहला जिसमें किसी स्टेट के सीएम ने मतलब चीफ मिनिस्टर ने किसी जज के अगेंस्ट एक क्वेश्चन उठाया था कि उन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में लैंड परचेज़ किया है। उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी थे लेकिन फिर भी कोई स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं। दूसरा एक विमेन के हरासमेंट से रिलेटेड एक केस आता है जिसमें कि वो अपने प्रेडिसेसर कोर्ट में ही मतलब फाइल करती है लेकिन उस केस में भी कोई भी सुनवाई नहीं की जाती, कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से सीजीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हो, मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला रोल हो या फिर जुडिशियल अपॉइंटमेंट का रोल हो, वो तीनों धीरे धीरे डिग्रेडेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट रोल जो अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्ले किया है राइटर के हिसाब से वो है वेस्ट बंगाल के ट्री वाले केसेस में, जहां पर उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था जो कि कुछ ऐसे ट्रीज को काटना चाह रहे थे जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट या फिर पब्लिक के हित में थे। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है राइटर को कि हम कैसे अपने जुडिशरी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम सबके सामने एक सेंसिटिव मुद्दा है और वो आगे इसको और सही कर। लास्ट में राइटर का ये कहना है कि हम कभी एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के नाम से जाने जाते थे, एक ऐसा कोर्ट जो कि पूरे विश्व भर में सबसे पावरफुल था, या फिर ऐसा कोर्ट जिससे बहुत सारे लोग सीखते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि काश हम भी ऐसा कुछ कर सकें। ये इंडिपेंडेंस जो हमारे कोर्ट की थी वो कहीं ना कहीं धुंधली होती जा रही है, उसको हमें वापस से रीगेन करना पड़ेगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो लीडरशिप रोल है उसको हमें वापस से लेके आना पड़ेगा। वो मास्टर ऑफ द रोस्टर का केस हो या फिर किसी केस के हियरिंग की प्रायोरिटी डिसाइड करने का हो या फिर बेंचेस एलोकेट करने का हो, उन सब जगहों पर इनकी लीडरशिप क्वालिटी को रीगेन करना चाहिए। साथ ही साथ हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट कस्टोडियन ऑफ जस्टिस कहलाता है। तो इस जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हमें गवर्नमेंट से थोड़ा अलग रखना चाहिए और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग करना चाहिए। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का मेजर हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को सेफगार्ड करने के लिए है, डेमोक्रेसी को सिक्योर करने के लिए है और ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो इस तरीके से ही हम आगे जुडिशरी को आगे बढ़ाएं। हमारा अगला आर्टिकल जजेस प्रो टेम से रिलेटेड है। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ रिलेट करके देख सकते हो। हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे होंगे। जजेस प्रो टेम के कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स ना होने की वजह से जुडिशरी में वैकेंसीज भी काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। इसको फुलफिल करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है हमारे पास आर्टिकल 224A के अंदर। आर्टिकल 224A के अंदर ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास ये पावर दी गई है कि वो जो भी रिटायर्ड जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनके हाई कोर्ट के हों या किसी भी हाई कोर्ट के हों, उनको वो वापस से अपॉइंट कर सकते हैं जिससे कि ये जो भी पेंडिंग केसेस हैं उसको वो अच्छे तरीके से निपटारा कर सके। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिससे कि वैकेंसीज तो चलो अभी फुलफिल नहीं हो रही है बट स्टिल हम जो पेंडिंग केसेस का इंक्रीमेंट देख रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये एक वेलकम मूव है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर 224A की थोड़ी और डिटेल में बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास रिटायर्ड जजेस को हाई कोर्ट के जज जैसे अपॉइंट करने की यहाँ पर ताकत दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो भी ये एडहॉक जजेस आएंगे इनके पास वो सारे ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रिविलेज होगी एक जज की, लेकिन कभी भी हम इनको जज नहीं बुलाएंगे, मतलब कि नॉट डीम्ड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट एवर। तो इसीलिए इनका पहले तो प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी था बट अभी ये अपॉइंट कर सकते हैं। इनके अलाउंसेस जो भी होते हैं वो एज़ पर द प्रेसिडेंट जो भी इंटाइटल करते हैं वैसा आ जाएगा। तो ये आर्टिकल वैसे तो शुरुआती दौर में हमारे जो 1950 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो नहीं था। 15th अमेंडमेंट एक्ट आता है 1963 में और 1963 के 15th अमेंडमेंट एक्ट से 224A को हम लोग इंसर्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हाई कोर्ट की कुछ डेटा को देखें अगर तो हमें पता चलता है कि जो पेंडेंसी या बैकलॉग है वो काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल हाई कोर्ट्स में लगभग अभी 57 लाख केसेस हैं जो कि बैकलॉग में चल रहे हैं। आप समझ सकते हो कि 57 लाख बहुत होता है।
साथ ही साथ यहाँ पर जो एक एवरेज वैकेंसी का लेवल है वो 40% के आसपास है, जिसमें से पटना हाई कोर्ट जो है उसके पास सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 60% के आसपास। मतलब 60% सीट्स अभी वैकेंट है, वहाँ पर कोई जजेस नहीं है केस की सुनवाई करने के लिए। तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो लीस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी वाला स्टेट है वो है केरला, जहाँ पर 14 या 15% के आसपास ही कुछ वैकेंसी देखने को मिल रही है। बट स्टिल बहुत बड़े तादाद में बैकलॉग क्रिएटेड है, जिसको हमें सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कोर्ट ने एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट कब कब करनी चाहिए उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं। उनमें से पहला ये बोलता है कि अगर वैकेंसी हमारी 20% से ज़्यादा हो किसी भी हाई कोर्ट में तो उस टाइम पर हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इनका ये कहना है कि अगर बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मान लो टोटल एक हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं 100, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो 10 साल पुराने होंगे जिनकी सुनवाई नहीं है, कुछ 5 साल पुराने होंगे, कुछ 6 साल पुराने होंगे, कुछ 2 साल पुराने होंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस की संख्या अगर 10% से ज़्यादा हो जाए जो कि 5 साल से भी पुराने हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई है, इस केस में अगर इन 100 केसेस में से ऐसे 10 केस केवल मिल जाए जिसकी सुनवाई पिछले 5 साल या उससे ज़्यादा साल पुराने केसेस हैं और उनकी सुनवाई अभी भी नहीं हुई है, तो उन केसेस के लिए भी आप एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हो। तीसरा जो इनका गाइडलाइन है वो ये है कि किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर पेंडिंग केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो भी आप अपॉइंट कर सकते हो। और साथ ही साथ हर साल नए नए केसेस आते हैं, तो जो नए केसेस आने का रेट है और जिस स्पीड से, जिस रेट से हम पुराने केसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं, उन दोनों में से अगर आने वाले केसेस की संख्या या फिर इसका रेट ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में भी हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अभी के मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जिसको फॉलो करने की बात की जा रही है, जैसे कि इनका टेन्योर जो है वो 2 से 3 साल का ही हो सकता है, इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये एक प्रकार का ट्रांजिटरी मेथडोलॉजी है। ट्रांजिटरी मेथडोलॉजी का मतलब ये है कि ये एक टेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर टेम्प्रेरी सेटअप है, इसको कोई भी रेगुलर अपॉइंटमेंट प्रोसेस जैसा ना मानने लगे। ठीक है, ये भी इनकी बात थी। तो कंक्लूजन के नाम पर राइटर का यही कहना है कि गवर्नमेंट ने भी चूंकि इस स्टेप को कभी अपोज नहीं किया है तो इसको चलने देते हैं। अभी ये एक वेलकम स्टेप है जिससे कि रिटायर्ड जजेस के एक्सपीरियंस और उनके एक्सपर्टाइज को हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पररीली और हम इससे नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस को कम कर सकते हैं। हमारा अगला आर्टिकल ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हम कुछ इन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो देखो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस हमारे सामने आते हैं जिसमें हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये एक्सपर्ट्स एक ट्राइब्यूनल बनाते हैं। इस ट्राइब्यूनल के अंदर हम लोग कुछ एडजुडिकेटरी बॉडीज़ देखते हैं। एडजुडिकेटरी बॉडीज़ एक प्रकार के ऐसे लीगल बॉडीज़ होते हैं जो कि किसी कॉम्प्लेक्स केसेस की सुनवाई करते हैं। अब इसमें जो भी स्पेशलाइज्ड लोग, ऐसे एक्सपर्ट्स लोग बैठते हैं, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स केसेस को रिजॉल्व करते हैं। ये है ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। अब इससे होता क्या है, देखो ट्राइब्यूनलाइजेशन में ये हो गया कि ऐसे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हम उनके नॉलेज का यूज़ करते हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम उनके एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं और अच्छे डिसीजन तक पहुंचते हैं। हम इस आर्टिकल को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में भी फॉर्मर आईएएस ऑफिसर थी गिरिजा वैद्यनाथन, इनका एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अंदर जो सदर्न बेंच है उसमें एज ए एक्सपर्ट मेंबर इनका अपॉइंटमेंट होता है, लेकिन इनके अपॉइंटमेंट को मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा चैलेंज किया जाता है। एक्चुअल में एनजीटी एक्ट के अंदर 2 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पर हम ऐसे किसी भी एक्सपर्ट मेंबर के अपॉइंटमेंट को देख सकते हैं। पहला क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन प्लस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दर्शाता है, जिसके अंदर कोई भी एक्सपर्ट मेंबर के पास मास्टर या फिर डॉक्टरेट की डिग्री होनी चाहिए इन द फील्ड ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। दूसरा क्राइटेरिया इनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात करता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बोलता है कि आपके पास कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग 5 साल का एक्सपीरियंस जो कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड हो। यहाँ पर जो फील्ड की बात हो रही है, 15 साल का एक्सपीरियंस किसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस फील्ड में होना चाहिए। इस फील्ड में हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल की फील्ड देख सकते हैं, हजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट की फील्ड देख सकते हैं या फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन की फील्ड भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फर्दर डिटेल्स नहीं दिए गए, मतलब यहाँ पर डिटेल्स की कमी है कि जो 15 साल का एक्सपीरियंस है इसमें से 5 साल का कुछ और इन्वायरमेंटल मैटर्स को डील करना चाहिए, वो सेंटर में हो या स्टेट में हो, कौन से रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से हो, ऐसा कुछ भी बहुत क्लियर कट डिफिनीशन नहीं दिया गया है इसका। यहाँ पर शुरुआती दौर में एनजीटी एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए क्राइटेरिया
के ऊपर इनके अपॉइंटमेंट को थोड़ा सा स्टे भी किया गया था, क्योंकि इशू ये चल रहा था कि ये जो मिस वैद्यनाथन थी, इनका काम जो है वो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रहा एज ए सेक्रेटरी इन तमिलनाडु। साथ ही साथ ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरपर्सन भी रही थी। लेकिन ये सब मिला के केवल 28 मंथ्स ही होते हैं, और ये बोला गया कि चलो एक्सेप्टेबल इसलिए है क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी में भी इनका कुछ टेन्योर था, उसको भी कंसिडर कर लेते हैं, और फिर इनको अपॉइंट कर दिया गया। तो यहीं पर एक टसल चल रहा था इसी के बेसिस पर। और दूसरा ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, जो कि सेकेंड क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन राइटर के द्वारा ये उठाया जाता है कि हम इन दोनों क्राइटेरियाज को मैच कैसे कर सकते हैं, जहाँ पर एक तरफ हम क्वालिफिकेशन या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कैसे करें, इस पर भी एक टसल चल रहा था, जिसमें से यहाँ पर जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वो पार्लियामेंट के डोमेन में आता है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस भी आया कि कोर्ट ने बहुत प्रोमिनेंट डिसीजन यहाँ पर दिया नहीं। इस आर्टिकल का कंक्लूजन कुछ इसी हिसाब से निकलता है कि कभी भी ऐसे ट्राइब्यूनल्स के कॉम्पोजिशन में जब भी हम किसी को अपॉइंट करते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेटिक इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पर इन्वायरमेंटल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, तो वहाँ पर एक्सपर्टीज़ को भी इक्वल दर्जा दिया जाए। मतलब कि उनकी एक्सपर्टीज़ इस बेसिस पर होनी चाहिए, और कहीं पर भी अगर इसमें कमी आती है तो उनको इस तरीके से अपॉइंट नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की अगर बात माने तो इन्होंने नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन बनाने की बात की थी। तो राइटर का ये मानना है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन अगर बन जाएगा तो ट्राइब्यूनल की फंक्शनिंग और अपॉइंटमेंट में वो काफ़ी हद तक रोल प्ले कर सकता है। तो इसीलिए एक अर्जेंसी है कि हम इस कमीशन का गठन कर दें, जिससे कि ऐसे इश्यूज फ्यूचर में ना देखने को मिले। हमारा अगला आर्टिकल एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने से रिलेटेड है। आप इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हो। हम इस आर्टिकल के अंदर कुछ इन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे होंगे। एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने का क्या मतलब है? देखो, क्या होता है कि इस पैंडमिक सिचुएशन में, कोविड-19 के इस सिचुएशन में, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन को डिजिटलाइज कर दिया। अब डिजिटलाइज करने से क्या हुआ कि दोनों एंड्स पर, जहाँ पर एक एंड पर एजुकेटर है और दूसरे रिसीविंग एंड पर चिल्ड्रन है, इन दोनों में प्रॉपर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। एजुकेशन या फिर एजुकेटर जो पढ़ाना चाहता है और बच्चे क्या समझ रहे हैं और इससे उनका आउटपुट क्या आ रहा है, इस पर कोई भी गौर नहीं कर रहा है। मतलब जो भी पुराना ट्रेंड चल रहा था एग्ज़ाम्स लेने का, वो यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन चूंकि अब एजुकेशन को डिजिटलाइज कर दिया गया है, पढ़ाने का तौर तरीका बदल दिया गया है, तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को भी चेंज करना चाहिए। और इससे जो हम इंफ्रास्ट्रक्चरल लैकुनास देख रहे हैं, मतलब जो कमियां देखने को मिल रही है, हमें पता है कि इंटरनेट का एक्सेस बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हमें पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए इंटरनेट अफोर्डेबल भी नहीं होगा। तो इसके चलते एजुकेशन लगभग पीछे जा रहा है 1 से 2 साल के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एजुकेशन को कैसे एक्सेसिबल बनाना चाहिए, इसके बारे में राइटर कुछ नए सजेशंस देते हैं। एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए एक और चैलेंज इस तरीके से भी आता है कि अगर हम लोग फिजिकल क्लासेस की बात करें तो उस टाइम पर तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में हम लोग प्रॉपर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे, उनको समझ रहे थे और उनको समझाने में भी मदद मिलती थी। लेकिन जब ये ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर आया है, जहाँ पर अपने इंडिया में इंटरनेट का पेनिट्रेशन मुश्किल से 50% तक है, तो इसके चलते मेजॉरिटी ऑफ द लोग वैसे ही छूट गए हैं, और जो इसके दायरे के अंदर आते भी हैं तो वहाँ पर ऐसा रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का नहीं बन पा रहा है। तो वहाँ पर पुअर कनेक्टिविटी तो एक्सपीरियंस हो ही रही है इस 50% लोगों को भी, साथ ही साथ ये रिलेशन भी दिन पर दिन डिटेरियोरेट हो रहा है। तो एजुकेशन जो एक्सेसिबल हम बनाने की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं धुंधला होता जा रहा है, ब्लर होता जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? राइटर का कुछ सजेशन है। राइटर का पहला सजेशन ये है कि हम लोग इंडियन गवर्नमेंट के एयरवेव्स को यूटिलाइज कर लें। हम सबको पता है कि प्रसार भारती ये रेडियो और टेलीविज़न दोनों को हैंडल करता है, और ये इंडिया का ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन है, जहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की अगर हम बात करें तो उसके पास 470 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स हैं, जो कि कंट्री के हर एक एरिया में है, और लगभग 99% पॉपुलेशन को कवर कर सकता है। दूसरे तौर पर अगर दूरदर्शन की बात करें, जो कि यहाँ तक तो ऑडियो की बात हो रही थी, अब यहाँ पर विजुअल रेंज भी आ गया, तो ये टेलीविज़न को हैंडल करता है और ये ऑनलाइन और मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट भी करता है। इसके पास 34 सैटेलाइट चैनल्स हैं टोटल। बहुत सारे ऐसे लगभग 17 स्टूडियो अलग अलग स्टेट्स में हैं, 49 स्टूडियो सेंटर और दूसरे स्टेट्स में भी हैं।
बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग आके पढ़ाने का काम कर सकते हैं। मतलब राइटर का ये कहना है कि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को यूज़ करें जिससे हम लोग एजुकेशन के लेसन्स को ब्रॉडकास्ट करें। ठीक है, इसमें जो दोनों एजेंसीज़ हैं प्रसार भारती एक्ट के अंदर में, उनको यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इनका कहना है कि एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट को हम लोग 10th 11th और 12th के लिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दौर में हम लोग इसमें 4:1 रेशियो में क्लासेस को डिवाइड करेंगे, जिसमें से 4 आवर्स की क्लासेस ऑडियो बेसिस पर चलेंगी, मतलब कि रेडियोज़ पर चलेंगी, और 1 घंटे की क्लासेस जिसमें हमें विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन देना ज़रूरी है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी प्रत्यक्ष रूप से दिखनी चाहिए, ऐसे सब्जेक्ट्स की 1 घंटे की क्लास हम लोग लगाएंगे। टोटल 4:1 के रेशियो में हम डिवाइड करके हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। इससे एक और फ़ायदा होगा कि जो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ हेल्थ इश्यूज़ भी सामने आ रही थी हमारी, कि लगातार ऑन स्क्रीन रहने से बच्चों के हेल्थ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था, उससे भी हम बच सकते हैं। बेनिफिशियल 2 वे में हो सकता है ये 2 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट ये कि हम टीचर और स्टूडेंट्स के इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। मतलब कि दोनों लोगों का स्क्रीन के साथ अलग ही उलझना होता था, तो वो सुलझ जाएगा। साथ ही साथ जो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इशू आता है हमारे पास कि 50% जनता ही इंटरनेट एक्सेस कर पाती है, अफोर्डेबल नहीं है, ऐसी चीज़ों की समस्या दूर हो जाएगी इससे, अगर हम लोग ये यूज़ कर लेंगे तो। दूसरा, इस पूरे प्लानिंग प्रोसेस में टीचर्स को इक्वली इन्वॉल्व करना। देखो, जो भी ट्रेनर्स होते हैं उनसे इन टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, और जो भी स्क्रिप्ट राइटर्स या प्रोग्रामर्स का रोल प्ले कर सकते हैं ऐसे टीचर्स, उनको आगे लेके आना और इन चैनल्स के थ्रू उनको 99% जनता तक पहुंचाना या फिर बच्चों तक पहुंचाना। तो ये जो टीचर्स हैं वो कुछ अप्रोप्रिएट टूल्स के साथ इस रेडियो और टीवी का यूज़ करेंगे और बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन देंगे, और इस तरीके से एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। साथ ही साथ जो भी सेंटर और स्टेट के एजुकेशनल बोर्ड्स हैं वो भी इनके साथ इनका सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा सुझाव राइटर का ये कहना है कि हम केवल ऑल इंडिया रेडियो को ही क्यों अभी तक समझें। हमारे पास ऐसे बहुत सारे दूसरे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज भी तो हैं। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जिनके पास अपना रेडियो स्पॉनिंग एफएम स्टेशंस हैं। तो यहाँ पर इन एफएम स्टेशंस, जो कि बहुत सारे एनजीओज़ के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, उनकी मदद लेके भी हम इन लेसन्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं। चौथा सजेशन राइटर का है कि हम गवर्नमेंट से ये बोलें कि आप जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे बात करके कुछ फ्री आवर्स ऑफ इंटरनेट दे दें, जिससे कि एजुकेशन को हम थोड़ा सा और एक्सेसिबल बना सकें। राइटर का कंक्लूजन में ये कहना है कि देखो, ये सब कर पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाने के लिए और लोगों के हित में काम करने के लिए ऐसे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।